बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लॉजिकल फिजियोलॉजी लेक्चर 5 पार्ट 3। पिछले 2 पार्ट्स में हमने पढ़ा, पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि ब्लड प्रेशर होता क्या है और उसके मेनली वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा कि व्हेनेवर आप लोग के ब्लड प्रेशर में कोई भी चेंजेस आता है तो आप लोग के न्यूरोनल मैकेनिज्म फॉर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन उसे कैसे रेगुलेट करने की कोशिश करता है। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि व्हेनेवर आप लोग के ब्लड प्रेशर में कोई भी चेंजेस आता है तो आप लोग के रीनल सिस्टम जो है वो उसे कैसे रेगुलेट करने की कोशिश करता है। तो रीनल मैकेनिज्म फॉर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे कि प्रीवियस पार्ट में मैंने कहा कि न्यूरोनल मैकेनिज्म फॉर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए वो उसे रेगुलेट कर पाता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए उसे रेगुलेट ना कर पाए, फेल हो जाए, तो फिर आप लोग का रीनल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, वो उसे लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलेट करने की कोशिश करता है। रीनल मैकेनिज्म फॉर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन जो होता है वो 2 तरीकों से करता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट। एक को हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें 3 किस्म के एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है रेनिन, एक होता है एंजियोटेंसिन और एक होता है एल्डोस्टेरोन। तो ये 3 किस्म के एंजाइम होते हैं जो कि पूरे रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। सेकेंड वे होता है आप लोग के रीनल का जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना होता है रीनल ने, वो दोनों तरीकों में करता है। चाहे आप लोग का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो, चाहे आप लोग का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो दोनों तरीकों में ये क्या करेगा, ये उसे डिक्रीज और इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, मेंटेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब भी आप लोग का ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, डाउन हो जाए। जब ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए तब आप लोग का रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये एक्टिवेट नहीं होता। तो आइए हम पढ़ते हैं कि रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम के जरिए आप लोग के ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट होता है। ये एक सिंपल सा डायग्राम है। इसमें आप लोग के 4 सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, एक लंग्स, एक लिवर, एक किडनी और एक आप लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल, यह फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में, लंग्स से आता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से चला जाता है ओवरऑल बॉडी में। ठीक है, तो ओवरऑल बॉडी में जब जाता है तो यहाँ पे आप लोग की रीनल आर्टरी होती है। रीनल आर्टरी जाके फिर एफरेंट आर्ट्रियोल्स के जरिए पूरी नेफ्रॉन्स को क्या करती है, सप्लाई करती है। फिर एफरेंट आर्ट्रियोल से नेफ्रॉन से ब्लड सप्लाई जाती है। तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं और नेफ्रॉन के जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं, इन एफरेंट आर्ट्रियोल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बीच एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें 3 सेल्स पाए जाते हैं। 3 सेल्स के लेयर से एक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, उसे हम क्या कहते हैं, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस। उसे हम क्या कहते हैं, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस में क्या क्या होता है कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स के कुछ सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स पाए जाते हैं उसमें, उसे हम क्या कहते हैं, पोलकेसन सेल्स। आप लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ, किडनी में भी आप लोग, नेफ्रॉन में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर भी कुछ सेल्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैकुलर डेंसा। अब मैकुलर डेंसा और पोलकेसन सेल्स के बीच एक सेलुलर लेयर होती है जो इन दोनों सेल्स को मिलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लैसिक सेल्स। ये पोलकेसन सेल, लैसिक सेल और मैकुलर डेंसा इकट्ठे एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस। और इस जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस का मेन इंपॉर्टेंट काम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम में। कैसे ये काम करता है? फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा था कि रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम जब तब एक्टिवेट होगा जब आप लोग की बीपी क्या होगी, डाउन होगी। अब किसी भी वजह से सिवियर डायरिया हो जाए, कॉलरा हो जाए, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, किसी भी बंदे से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता किसी का, लॉन्ग टर्म के लिए उसकी बीपी क्या हो जाए, डाउन हो जाए, और आपको न्यूरोनल सिस्टम जो है वो उसे रेगुलेट ना कर पाए, रीनल सिस्टम से रेगुलेट ना कर पाए, बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए और वो उसे रेगुलेट ना कर पाए, तो जब ब्लीडिंग हो जाती है तो हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाते हैं ओवरऑल बॉडीज को, ब्रेन को कम हो जाते हैं, किडनी, हर तरफ आप लोग की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि आप लोगों की बॉडी से जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो ही कम हो गया है। तो जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो आप लोग की किडनी की तरफ भी ब्लड फ्लो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ही किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाती है, रीनल ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो आप लोगों की एफरेंट आर्टरियोल्स को भी ब्लड कम जाएगा। तो एफरेंट आर्टरियोल्स में जैसे ही ब्लड कम पहुंचता है तो वहां पे जो सेल्स होते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स में, पोलकेसन सेल्स, उसे पता चल जाता है कि अब हमारी बॉडी में वाटर की कमी आ गई है, वॉल्यूम कम हो गया है, जिसकी वजह से बीपी डाउन हो गई है सिवियर। तो ये क्या करता है, ये लो ब्लड फ्लो को सेंस करता है, लो ब्लड वॉल्यूम को सेंस करता है और रेनिन को सिक्रीट कर लेता है।
फर्स्ट रेनिन कहां से सिक्रीट होता है? पुलकेसन सेल से। किसके जरिए? रीनल ब्लड फ्लो के कम होने की वजह से। अब रीनल ब्लड फ्लो कम है तो जीएफआर भी कम होगा, जीएफआर कम होगा तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जैसे ही सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो मैकुला डेंसा जो है, मैकुला डेंसल सेल जो है वो लो सोडियम को सेंस कर लेते हैं कि अब हमारी बॉडी में सोडियम भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, तो ये भी एक्टिवेट हो जाता है और ये पुलकेसन सेल को एक्टिवेट कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में सोडियम की कमी आ गई है। तो इसने क्या करता है कि ये रेनिन को और सिक्रीट करता है पुलकेसन सेल से। ठीक है, दो तरीकों से रेनिन सिक्रीट होते हैं, एक लो रीनल ब्लड फ्लो, एक लो सोडियम की वजह से मैकुला डेंसा इसे एक्टिवेट कर लेता है। थर्ड, आप लोगों को मैंने प्रीवियस पार्ट में पढ़ाया था कि वेजोमोटर सेंटर जब एक्टिवेट होता है नॉर्मल तो क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर की वजह से जब वेजोमोटर एक्टिवेट होता है, न्यूक्लियस ऑब्स्ट्रक्टिव सेलुलोज से एक्टिवेट करता है तो वो आता है आप लोगों के नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में क्या रिलीज करता है? वो रेनिन रिलीज करता है। कैसे रिलीज करता है कि यहाँ पे इन पुलकेसन सेल्स में नर्व रिसेप्टर होते हैं सिंपैथेटिक के फाइबर के लिए, तो वो जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो वो भी इससे रेनिन को सिक्रीट करता है। अब जैसे ही रेनिन सिक्रीट हो जाता है, लो ब्लड फ्लो, लो ब्लड वॉल्यूम, लो बीपी की वजह से रेनिन आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब जैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में ये आ जाता है तो लिवर से एक एंजाइम सिक्रीट होता है, रेगुलरली वो सिक्रीट होता रहता है, एंजियोटेंसिनोजिन। एंजियोटेंसिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है, प्रो फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है, ये रिलीज होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब जैसे ही आप लोग की लो बीपी की वजह से रेनिन सिक्रीट हो जाता है, रेनिन क्या कर लेता है? रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजिन पे एक्ट कर लेता है और एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट कर लेता है एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये भी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिनोजिन होता है, ये भी एक्टिव नहीं होता, ये भी किसी काम का नहीं होता। अब ये एंजियोटेंसिन 1 क्या करता है? ये चला जाता है वेना केवास के जरिए राइट साइड ऑफ द हार्ट में, राइट साइड ऑफ द हार्ट से ये चला जाता है लंग्स में। अब जैसे ये लंग्स में पहुंच जाता है तो लंग्स के पल्मोनरी कैपिलरीज पे के सेल्स पे एक एंजाइम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है कि एंजियोटेंसिन 1 पे एक्ट कर लेता है और एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर लेता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिनोजिन होता है। ये क्या होता है? एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिनोजिन। अब ये एंजियोटेंसिनोजिन जो है ये एक्चुअल काम करता है आप लोग के बीपी को रेगुलेट करने के लिए। अब जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है तो एंजियोटेंसिन 2 ब्लड प्रेशर, लो बीपी को रेगुलेट कैसे करता है? वो 6 काम करता है। वो 6 तरीकों से ब्लड प्रेशर, लो बीपी को रेगुलेट करता है। फर्स्ट, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, हाइपोथैलेमस पे जाके एक्ट करता है, सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग पे एक्ट करता है, एफरेंट आर्टेरियोल्स ऑफ किडनी पे एक्ट करता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है, जोना ग्लोमेरुलोसा पे एक्ट करता है। अब जैसे वेजो कंस्ट्रिक्शन ये कराता है, वेसस को कंस्ट्रिक्ट कराता है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन मीन के आर्टरीज को भी कंस्ट्रिक्ट करता है और वेन्स को भी कंस्ट्रिक्ट करता है। अब आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट होंगे तो क्या होगा? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वेन्स को जब कंस्ट्रिक्ट करेगा तो वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो प्रीलूड इंक्रीज होगा, प्रीलूड इंक्रीज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा तो आप लोग की बीपी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब ये हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है कि थर्ड सेंटर को एक्टिवेट कर लेता है। अब हमारी बीपी डाउन है, हमारी बीपी डाउन है, एंजियोटेंसिन 2 बना है तो उसने क्या करना है? बीपी को इंक्रीज करना है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना है, तो हाइपोथैलेमस में थर्ड सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही थर्ड सेंटर एक्टिवेट हो जाता है तो आप लोग को प्यास ज्यादा लगती है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की वजह से आप लोग की ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाती है? मेंटेन हो जाती है। सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग पे ये एक्ट करता है, वहां से रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है। नॉरएपिनेफ्रिन जब रिलीज होगा तो आप लोगों को पता ही है कि ये हमारे वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करता है, तो ये भी बीपी को क्या कर लेता है? इंक्रीज कर लेता है। फोर्थ काम ये क्या करता है कि एफरिन आर्टेरियोल्स, रीनल एफरिन आर्टेरियोल्स जो होते हैं उस पे एक्टर उसे कंस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे ही वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है तो आप लोग की जीएफआर नॉर्मल हो जाती है।
है, ठीक है। ब्लड आगे जाएगी नहीं तो आप लोग की जो किडनी की तरफ GFR है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, तो ठीक तरीके से रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी। तो आप लोग के फिफ्थ का में क्या, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पे ये एक्ट करता है, वहां से एक्सेसिव अमाउंट में सोडियम क्या करता है, रिलीज कर लेता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को डबल कर लेता है। जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन डबल होगी तो ऑब्वियसली वाटर भी सोडियम के पीछे पीछे आएगा, तो आप लोग की जो बॉडी की वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। वो लास्ट काम ये क्या करते हैं, ज़ोना ग्लोमेरुलोसा पे एक्ट करता है। ज़ोना ग्लोमेरुलोसा पे जब एक्ट करता है तो वहां से क्या करता है, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन करता है। अब एल्डोस्टेरोन आप लोगों को प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ाया था कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन एक्सेसिव अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर लेता है सोडियम एंड वाटर की, और एक्सक्रीशन स्टार्ट कर लेता है पोटेशियम की। अब हमारी बॉडी में वाटर की कमी है, एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर दिया, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर दिया, तो हमारी बॉडी की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, लो बीपी क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। तो अगर आप इस पूरे के पूरे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में देखें तो इसमें 3 किस्म के एंजाइम मौजूद है। एक रेनिन सीक्रेट हो जाता है, एंजियोटेंसिन 2 बना देता है, एंजियोटेंसिन 2 जब बन जाता है तो वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है, एल्डोस्टेरोन जब रिलीज होता है तो वो भी बीटी को मेंटेन करता है। तो 3 एंजाइम रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इस पूरे रीनल मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। अब सेकंड जो है, सेकंड आप लोग की किडनी कैसे रेगुलेट करती है लो बीपी को या हाई बीपी को, तो वो दोनों तरीकों में करते हैं। किडनी जो दोनों तरीकों में जो बीपी को रेगुलेट करते हैं वो है, अगर आप लोगों की बीपी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो ये इसे रेगुलेट करती है। इनकेस अगर आप लोगों की बीपी जो है वो डिक्रीज हो जाए किसी भी वजह से, तो क्या करती है किडनी के एक्सेसिव अमाउंट में वाटर क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर ले, सॉरी इंक्रीज हो जाती है तो एक्सेसिव अमाउंट में वाटर की एक्सक्रीशन, यूरिनेशन एक्सेसिव अमाउंट पे कर लेता है। जब एक्सेसिव अमाउंट में यूरिनेशन हो जाती है, आप लोग उसके सर्दियों में एक्सेसिव यूरिनेशन आती है ताकि बीपी मेंटेन हो जाए, नॉर्मल बॉडी वाटर मेंटेन हो सके। जब एक्सेसिव अमाउंट में यूरिनेशन स्टार्ट हो जाती है, डायूरेसिस स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग के बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड सीक्रेट होगा। जब फ्लूइड सीक्रेट होगा तो आप लोग की ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जब ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आप लोग की वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। अब इन केस अगर आप लोग की बीपी डिक्रीज हो गई है किसी भी वजह से, तो आप लोग की ट्यूब्यूलर सिस्टम से, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से किडनी की रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज जैसे ही वो रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर लेते हैं तो आप लोगों की जो बॉडी की वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। जब वो मेंटेन हो जाएगा तो कार्डिक आउटपुट में इंक्रीज हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा तो आप लोगों की बीपी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो ये था आप लोगों के जो रीनल मैकेनिज्म फॉर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है, 2 किस्म के, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एंड थ्रू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। तो एक और 2 मैंने बताया माइनर फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों के ब्लड प्रेशर रेगुलेट होते हैं। मैकेनिज्म हार्मोनल एल्नो कर लिए, आप लोगों का असाइनमेंट है, आप लोग खुद देख ले, मैंने आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, पहले ही मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, उससे भी पढ़ सकते हैं आप लोग, बुक से भी पढ़ सकते हैं। अगर इन तीनों पार्ट में, लेक्चर 5 के तीनों पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।